हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा के एक और नए टॉपिक को, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि हमारी हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति कैसी है, विश्व में कैसी है, भारत में कैसी है, बोलचाल की भाषा के रूप में कैसी है, राष्ट्रभाषा के रूप में कैसी है, राजभाषा के रूप में कैसी है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में हिंदी भाषा की क्या स्थिति चल रही है। आज हम इस वीडियो में ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति है और क्या इसका भविष्य है। तो आप देख सकते हैं भारत में कुल 31 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से हिंदी अपने पहले स्थान पे है, यानी कि बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अपनी हिंदी भाषा बोली जाती है। पूरे भारत में लगभग 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। प्रथम भाषा के रूप में अगर बात करें तो भारत में लगभग 64 से 65 करोड़ लोग यानी 46% लोग हिंदी भाषा वर्तमान समय में बोल रहे हैं भारत में। ये 2021 की जनगणना के अनुसार मैं बता रही हूँ आपको। इसके अलावा बात करें प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में तीनों को मिला दे तो यह आंकड़ा बढ़ करके 75 से 80 करोड़ हो जाता है, जो कि हमारी कुल आबादी करे तो इसको बोलने वाले भारत में प्रथम भाषी रूप में 2,70,000 लोग हैं, जो प्रथम भाषा के रूप में इंग्लिश भाषा को बोलते हैं, यानी 0.02% लोग हैं, यानी बहुत कम लोग हैं। और अगर प्रथम भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में और तृतीय भाषा के रूप में अगर इंग्लिश को काउंट किया जाए तो यह प्रतिशत बढ़ जाता है और वो 10% के आसपास भारत में इंग्लिश भाषा बोली जाती है, तीनों को मिला दे तो। लेकिन फर्स्ट जो लैंग्वेज के रूप में है उसमें बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। 2,70,000 लोग भारत में इंग्लिश भाषा मातृभाषा के रूप में यानी प्रथम भाषा के रूप में बोलते हैं। विश्व की अगर बात करें बच्चों तो विश्व में कुल इस समय 7,115 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 150 भाषाएं बच्चों ऐसी है जिनके बोलने वालों की संख्या लगभग 10 से भी कम है ना, बहुत कम संख्या है। इसके अलावा 5,500 से 6,000 भाषाएं इन 7,115 भाषाओं में से ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है। और हमारी हिंदी भाषा को बोलने वालों की संख्या जानते हैं कितनी है? 75 से 80 करोड़ तो अपने भारत में ही बोलते हैं। लगभग 100 करोड़ के आसपास अपनी हिंदी भाषा बोली जाती है। इस विश्व की आबादी 800 करोड़ है और उसमें से 100 करोड़ लोग लगभग हिंदी भाषा बोलते हैं। 150 देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है और विश्व में 7,115 भाषाओं में से हमारी हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। ये जो हमें संख्या आंकड़ा जो दिखता है वो हमें गर्व से भर देता है कि हम खामखा ऐसे सोच रहे हैं, डर रहे हैं कि हमारी हिंदी भाषा खत्म हो रही है। कहाँ खत्म हो रही है? 7,000 भाषाओं में से जिस भाषा का स्थान तीसरा हो, क्या उसको डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम धमक के साथ अपनी भाषा में आगे बढ़ सकते हैं। किन किन देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है? जैसे जर्मनी है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, नेपाल है, मॉरिशस है। इन सभी देशों में अच्छी खासी संख्या में हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है और कोई हज़ारों में नहीं, लाखों में यह संख्या है जहाँ पर लोग हिंदी में बोलते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, सीखते हैं। एक विषय के रूप में भी वहाँ पर प्रचलित है, वो आगे हम देखेंगे वीडियो में। लेकिन इन देशों में बहुत सारी संख्या में लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। उनके हिंदी भाषा के कम्युनिटी क्लब भी बने हुए हैं। और इसके अलावा बच्चों ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसमें 240 शब्द हमारी हिंदी भाषा के हैं। जिस प्रकार से हमारी हिंदी की डिक्शनरी में अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, ऐसे ही जो इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें 240 शब्द हमारी हिंदी के उसमें शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा फिजी देश की आधिकारिक भाषा भी है हमारी हिंदी भाषा। दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में, और जिसमें अमेरिका के 45 विश्वविद्यालय शामिल है, उनमें एक विषय के रूप में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा बच्चों 25 से ज़्यादा मैगज़ीन और अखबार डेली इसमें हिंदी भाषा में छप रहे हैं। इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, विश्व की बात कर रही हूँ। विश्व में 25 से ज़्यादा मैगज़ीन और न्यूज़पेपर हिंदी भाषा में छप रहे हैं। तो हम न तो विश्व में कहीं पीछे हैं और न ही भारत में कहीं पीछे हैं। हमारी बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी बहुत ही धमक के साथ आगे बढ़ रही है। अगर राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा की बात करें तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारे संविधान के अनुच्छेद
343 फर्स्ट में ये स्पष्ट कहा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी, और हिंदी को राजभाषा बनाने की पैरवी करने वाले कौन थे? हिंदी भाषी लोग नहीं थे, वो लोग थे जिनकी भाषा हिंदी नहीं थी। जैसे गांधी जी ने पैरवी की, पटेल जी ने की, के एम मुंशी ने की, जो कि गुजराती लोग थे। इसी प्रकार से तिलक और सावरकर जो मराठी भाषी लोग थे, लाला लाजपत राय पंजाबी थे, केशव चंद्र सेन और सुभाष चंद्र बोस जो बंगाली थे, वो भारत की भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, राजभाषा बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है और अंग्रेज़ों से हमें आज़ाद और मुक्त करवा सकती है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह जो आज़ादी का आंदोलन है ये वकीलों का आंदोलन बन कर के रह जाएगा। इसलिए इन सब लोगों ने पैरवी की। हालांकि आज़ादी के बाद कुछ लोग इनमें से नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनाने में पुरजोर कोशिश की थी। दुनिया में बच्चों दो तरह के लोग रहते हैं। एक दो तरह के देश होते हैं। एक वो देश जहाँ पर एक देश एक भाषा होती है, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है। इसके अलावा दूसरी तरह के जो देश हैं उनमें एक भाषा, एक देश और एक राजभाषा होती है, एक से अधिक राजभाषाएं होती हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में 3 राजभाषाएं हैं, बेल्जियम में 1 से अधिक राजभाषाएं हैं। हमने क्या अपनाया? जैसा कि संविधान में तो हमने अपना लिया कि राजभाषा हमारी हिंदी होगी, और 1965 में ये राजभाषा के रूप में फुल स्विंग में काम करने भी वाली थी। लेकिन क्या हुआ कि पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का विरोध शुरू हो गया, और उसके कारण 1967 में एक त्रिभाषा फॉर्मूला लाया गया पढ़ाई के लिए, कि बच्चों की जो पढ़ाई होगी, हमें जो हमारे जो कर्ता धर्ता थे उनको ये बात समझ में आ गई थी कि हम केवल हिंदी भाषा को ही आगे बढ़ाएंगे, तो क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, तो हमें सब भाषाओं को साथ लेकर के चलना होगा। किसी एक भाषा को अगर हमने बढ़ावा दिया तो समाज में वो जो भाईचारा है, समरसता है, वो खतरे में पड़ जाएगी। तो 1967 में एक त्रिभाषा फॉर्मूला पढ़ाई के लिए लाया गया कि भारत का हर बच्चा जो प्राइमरी शिक्षा लेगा, जो 14 वर्ष तक की आयु की जो शिक्षा लेगा, वो 3 भाषाएं पढ़ेगा। 3 भाषाओं में उसको शिक्षा दी जाएगी। पहली होगी जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनमें हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक अन्य भाषा होगी जो खासकर दक्षिण भारत की हो सकती है। इसी प्रकार से जो दक्षिण भारत के राज्य हैं या पूर्वी भारत के राज्य हैं, वो वहाँ पर अपनी एक वहाँ की प्रादेशिक भाषा ली जाएगी, हिंदी और इंग्लिश उसके साथ रहेगी। इन 3 भाषा का फार्मूला हमारे उसमें प्रावधान किया गया। उसके बाद 1976 में पूरे भारत को भाषा के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया पत्र व्यवहार के लिए। तो पत्र व्यवहार के लिए पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, और पढ़ाई के लिए त्रिभाषी फॉर्मूला अपनाया गया था। तो हमने एक देश एक भाषा एक राजभाषा का फॉर्मूला शुरू में तो अपनाया, लेकिन बाद में हमने एक से अधिक राजभाषाओं वाला फॉर्मूला यानी स्विट्जरलैंड और बेल्जियम वाला फॉर्मूला हमने अपनाया हुआ है। उसके बाद वर्तमान समय की बात करें तो 3 मंत्रालय हैं भारत सरकार के जो राजभाषा संबंधी कामकाज देख रही है। पहला है गृह मंत्रालय, दूसरा है विधि मंत्रालय यानी कानून मंत्रालय, और तीसरा है शिक्षा मंत्रालय। ये मंत्रालय किस तरह से काम कर रहे हैं, हिंदी को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, आइए जानते हैं। जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक विभाग है राजभाषा विभाग, और उसी के अंतर्गत गठन किया गया है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का, जो कि सारी जो सरकारी सामग्री है, जो सरकारी कागज़ हैं, उन सभी का वो अनुवाद करता है हिंदी भाषा में। इसके अलावा जितने भी कर्मचारी जिनको हिंदी में काम करने में दिक्कत आ रही है, खास करके दक्षिण भारत के जो लोग हैं या पूर्वी भारत के जो लोग हैं, उनको हिंदी में काम करने में दिक्कत आ रही है, उन कर्मचारियों का ये प्रशिक्षण भी करवाता है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। सरकारी सामग्री का अनुवाद करता है हिंदी में, बैंकों की जो सामग्री होती है उसका अनुवाद करता है, और राजभाषा के क्षेत्र में जितने भी मंत्रालय हैं उनको कोई अगर बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो उसको भी दूर करने का कार्य गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग कर रहा है। इसके अलावा एक विधि मंत्रालय भी है जो हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए एक प्रयास कर रहा है, और उसकी एक शाखा है विधायी शाखा जो काम कर रही है विधि संबंधी जो साहित्य है उनका अनुवाद कर रही है, और संसद में कोई विधेयक अगर पारित होने के लिए पेश होता है तो उसका
पहले हिंदी में अनुवाद किया जाता है, उसके बाद उस संसद में पेश किया जाता है। तो ये अनुवाद कौन करता है? विधि मंत्रालय यानी कानून मंत्रालय का विधायी विभाग ही करता है। इसके अलावा जो विधि साहित्य है या कोई विधेयक है उसको इंटरनेट पे उपलब्ध करवाना वो भी कार्य विधायी विभाग ही देखता है। इसके बाद है बच्चों शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का एक और अलग विभाग है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो बहुत सारे कार्य करता है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। एक तो यह स्तरीय जो पुस्तकें होती है, स्टैंडर्ड जो बुक्स होती हैं उनका प्रकाशन करवाता है। इसके अलावा द्विभाषी और त्रिभाषी कोर्स बनाता है यानी डिक्शनरी बनाता है। और इसके अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का निर्माण भी यह शिक्षा मंत्रालय का केंद्रीय हिंदी निदेशालय करता है। तो इस तरीके से वर्तमान समय में ये 3 मंत्रालय हैं जो हिंदी भाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की वर्तमान स्थिति कैसी है और क्या इसका भविष्य है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो कि किसी राष्ट्र के बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाती है, राष्ट्र के लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हमें कोई कहने में संकोच नहीं होगा, हालांकि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हमें कोई ये कहने में संकोच नहीं है कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि ये भारत के बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बच्चों बोली जाती है। भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है। जैसे कि अपनी ये जो हिंदी बेल्ट है, जिसे इसमें अपना हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इन सब राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा इसके निकटवर्ती जो राज्य हैं जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हालांकि इनमें वहाँ की स्थानीय भाषा चलती है, लेकिन हिंदी को भी समझने वालों की कमी यहाँ पे नहीं है। तो कह सकते हैं कि भारत के बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत के डेमोग्राफिक नक्शे में हम सबसे बुलंद आवाज़ हैं, तो ये हमारी राष्ट्रभाषा ही है। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय जो 2010 में दिया गया था उसमें स्पष्ट कहा गया था कि संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हम कुछ बातें कहने की ऑफिशियली नहीं होती हैं, समझने की बातें होती हैं, और राष्ट्रभाषा एक ऐसे ही पहलू है। यूनेस्को की बात करें तो बच्चों यूनेस्को हमेशा से ही मातृभाषा पर शिक्षा के लिए जोर देता आया है कि भाई बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, या जो भी शिक्षा दे उसको मातृभाषा में होनी चाहिए। और इसके ऊपर इथोपिया में एक रिसर्च हुआ था मातृभाषा के ऊपर 1994 में। रसेद सईद नाम के व्यक्ति ने रिसर्च किया था, गूगल करके देखेंगे तो उसमें निकल के आ जाएगा। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने कहा था कि मातृभाषा में हम देंगे और 4ठी कक्षा से अंग्रेजी शुरू करेंगे। और जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये रिसर्च किया और उसका जब निष्कर्ष आया तो उसको हम देखेंगे कि अटेंडेंस बढ़ी उस बच्चे की, जिज्ञासा बढ़ी, रुचि बढ़ी, परिवार और समाज और संस्था के प्रति उसका लगाव बढ़ा। किस कारण से? सिर्फ मातृभाषा में पढ़ने के कारण। तो ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक रिसर्च मानी गई है जो इथोपिया में हुई थी मातृभाषा के ऊपर 1994 में। और इस रिसर्च में ये स्पष्ट आ गया निकल करके कि अटेंडेंस, जिज्ञासा, रुचि, परिवार, समाज, संस्था के साथ लगाव सब कुछ मातृभाषा में बढ़ाया जा सकता है और बढ़ भी रहा है। तो क्या होता है कि बच्चों कि हमारे पास जब कोई बच्चा आता है तो वो अपनी माँ से जो सीखी हुई भाषा है, मातृभाषा जिसको हम बोलते हैं, उस भाषा में वो सेंटेंस बनाना सीख जाता है। 2.5 साल का बच्चा सेंटेंस बना लेता है, वाक्य बना लेता है, अच्छे से बना लेता है। तो वो ज्ञान को सीखना जो ही प्रारंभ करता है तो ही उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है, और स्कूल में एडमिशन करने के बाद वहाँ पर उसका सामना होता है एक और नई भाषा से, इंग्लिश भाषा से। अभी उसने अपनी मातृभाषा में वाक्य बनाना सीखा था, लेकिन वहाँ जब स्कूल में चला जाता है तो एक नई भाषा से उसका पाला पड़ता है। और जो शब्द वो पहले से सीख रहा था, टाटा, रोटी, भिंडी, आलू, ये सब जो वो सीख रहा था, अब उसको कहा जाता है कि टाटा नहीं बाय बाय बोलना चाहिए। रोटी को बताया जाता है स्कूल में ब्रेड होती है, ये भिंडी को बताया जाता है ये लेडी फिंगर है, आलू को बोला जाता है कि नहीं इसको पोटैटो बोलो। तो बच्चे की जो अधिकांश एनर्जी है वो अब एक और नई भाषा को सीखने में ही लग जाती है। वो इन शब्दों को बाद में सीखता है, इनके अर्थ को बाद में सीखता है, उस भाषा को सीखने में उसकी अधिकतर एनर्जी चली जाती है।
वो दुनिया का बच्चा ज्ञान लेना चाहता है, अपनी भाषा में लेना चाहता है, जो भाषा वो माँ से सीख के आया है उसमें वो लेना चाहता है। जीरो क्या होता है, संसार क्या होता है, कैसे चलता है, लेकिन उसको बताया जाता है कि संसार नहीं कहते, वर्ल्ड कहते हैं, तो वर्ल्ड शब्द में ही उसकी पूरी एनर्जी चली जाती है। तो बच्चों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है या 14 वर्ष तक की आयु की जो शिक्षा है वो हमें अपनी मातृभाषा में ही लेनी चाहिए। और अब तो हायर एजुकेशन में भी हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी है। और मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई सब हिंदी में शुरू हो गई है और कुछ भी मुश्किल नहीं आ रही है। और एक डॉक्टर की भाषा तो समाज की भाषा होनी ही चाहिए। डॉक्टर का पाला किससे पड़ता है? आम इंसान से, और आम इंसान की भाषा में ही उसको बात करनी है आगे, तो क्यों नहीं होनी चाहिए उसकी भाषा में बात। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो भी हाई कोर्ट की भाषा है। वो कोर्ट की कोई भी भाषा हो वो समाज की भाषा होनी चाहिए। डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सारी हिंदी भाषा में ही होनी चाहिए। और अब तो कई IITs भी हिंदी में अपने पाठ्यक्रम को शुरू कर चुके हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में हिंदी भाषा में सामग्री उपलब्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति कैसी है, उसका भविष्य कैसा है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के असम तक संपर्क भाषा के रूप में बच्चों कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। भारत के कोने कोने में हिंदी भाषा को जानने वाले, समझने वाले हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। जैसे अगर संपर्क भाषा के में बात करें तो भारत में 69 करोड़ लोग हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। बांग्ला भाषी 9% हैं, मराठी 8.7% है और तेलुगु 8% लोग संपर्क भाषा में प्रयोग कर रहे हैं संपर्क भाषा के रूप में। तो कह सकते हैं कि हिंदी अगले 100 से 200 वर्षों तक भारत में खूब चलेगी, विश्व में खूब चलेगी। और इन 100-200 वर्षों तक भारत में या विश्व में हिंदी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस हमें अपनी भाषा पे। तो हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की दुनिया में हिंदी भाषा की स्थिति की, कि उसकी सिचुएशन कैसी है, स्थिति कैसी है सोशल मीडिया में और उसका भविष्य क्या है। तो बात करें हम यूट्यूब की, OTT प्लेटफॉर्म की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, टीवी चैनल की, सभी क्षेत्रों में हिंदी पूरी धमक के साथ आगे बढ़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब की 2020 की आधिकारिक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उससे हमें पता चलता है कि भारत में जितने वीडियो देखे जाते हैं, बनाए जाते नहीं, देखे जाते हैं, उनकी व्यूअरशिप भारत में 54% है। अंग्रेजी भाषा संबंधी कंटेंट भारत में 16% देखा जाता है और बाकी 30% कंटेंट अन्य भारतीय भाषाओं का है। तो यहाँ पर भी हिंदी टॉप पे चल रही है यूट्यूब में। इसी प्रकार से अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो उसकी जो कमाई है वो भी लाखों में है, लाखों से लेकर के करोड़ों महीने तक वो कमा सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म की बात करें बच्चों तो इसमें भी हिंदी टॉप पर चल रही है। हिंदी की व्यूअरशिप 50% है, अंग्रेजी की 15% है और बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी 35% व्यूअरशिप OTT प्लेटफॉर्म पर देखी जा रही है। इसी प्रकार से अगर ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें बच्चों, तो इसमें जो कमाई है उसके आगे तो IAS IPS भी फेल है, यानी कि इनकी कमाई से भी बहुत ज़्यादा आगे कमाई ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हो रही है आज हिंदी कंटेंट डालकर। ये हिंदी की बढ़ती हुई ताकत है कि अब हिंदी में भी फ़ॉन्ट उपलब्ध हो गए हैं और कुछ भी अगर हम टाइप करना चाहते हैं, गूगल पे टाइप करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे टाइप करना चाहते हैं तो हमें हिंदी में उपलब्ध है, हम टाइप कर सकते हैं। तो हिंदी की ताकत एक तरीके से बढ़ रही है। आगे बात करते हैं नौकरी की भाषा, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में दुनिया में और भारत में हिंदी की स्थिति कैसी है और उसका भविष्य कैसा है। तो यहाँ पर भी बच्चों अपार संभावनाएं हैं हिंदी भाषा के क्षेत्र में। जिस देश में 75 से 80 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, समझते हैं, वहाँ पर नौकरी में कोई दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ सकती। हमारी सोच का नज़रिया बच्चों, बहुत सारे अवसर हैं हिंदी भाषा में, सरकारी नौकरी में भी है, प्राइवेट में भी है, व्यापार में तो खैर इतनी ज़रूरत है होती ही नहीं है भाषा की, पर फिर भी इस पहलू से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टपकन के सिद्धांत की, जो लॉर्ड मैकाले लेकर के आए थे और
ऐसा नहीं था कि जो अंग्रेजी भाषा है वो बहुत अच्छी भाषा है इस वजह से भारत में प्रचलित है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए बाई चांस इंग्लिश भाषा हमारे भारत में प्रचलित हो गई कि जो अंग्रेज हमारे भारत में आए थे वो दुनिया के अन्य देशों में भी गए थे, अमेरिका में भी गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे, वो न्यूजीलैंड में भी गए थे, वो दक्षिण अफ्रीका में भी गए थे। तो उन सब देशों में भी इंग्लिश प्रचलित हो गई और यहाँ पे अन्य विदेशी कंपनियाँ आई थी। इस इत्तेफाक से बस इंग्लिश भाषा जीत गई है और इस वजह से ये हमारे देश की भाषा बन गई है, बहुत बड़े पैमाने पर यूज करने वाली। अदरवाइज़ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छी भाषा है इसलिए भारत में प्रयोग की जा रही है। तो लॉर्ड मैकाले टपकन का सिद्धांत लेकर के आए थे। वो भारत को एक मंडी समझते थे और वो चाहते थे कि बस हमारा कामकाज भारत में चलता रहे, हमें इतनी ही भाषा की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे इंडिया में अंग्रेजी के एक्सपर्ट नहीं बनाने हैं, हमें यहाँ पर कुछ एक बाबुओं को शिक्षित करना है, वो धीरे धीरे नीचे वाले लोगों को अपने आप शिक्षित कर देंगे। इसी को बोला जाता है टपकन का सिद्धांत। वो समझते थे कि पूरे एशिया का साहित्य एक तरफ है और ब्रिटेन के किसी पुस्तकालय की एक रैक में रखी हुई पुस्तक एक तरफ है, यानी कि अपने ब्रिटेन के साहित्य को लॉर्ड मैकाले बहुत अच्छा समझते थे और पूरे एशिया के साहित्य को वो कम आंकते थे। तो हिंदी भाषा की अगर हम बात करें और आज उन्हीं के ही जो वंशज हैं वो सरकारी नौकरी में सिलेक्शन कर रहे हैं, तो क्यों कि उनका इंग्लिश भाषा के प्रति एक अलग ही तरह का रवैया है। तो इसी प्रकार से पेपर सेट किया जाता है जिसमें हिंदी के प्रश्न कम पूछे जाते हैं और इसी कारण से उदासीन रवैया स्कूलों से ही शुरू हो जाता है। तो अगर हम जिम्मेदार किसी को ठहराते हैं तो वो नौकरशाही होगी, नौकरशाही की मानसिक गुलामी होगी जिसके कारण कि वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनका उद्देश्य क्लियर होता है कि उनको वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। लेकिन बात हिंदी की जब आती है तो बच्चों के मन में एक बड़ा प्रश्न उठता है कि हम हिंदी भाषा को क्यों पढ़ें, हम भाषाओं को क्यों पढ़ें, है ना। तो जैसे बच्चे अगर कोई गणित पढ़ता है तो उसको स्कूल का टीचर बताता है, समझाता है कि बेटा अगर तुम गणित अच्छे से पढ़ लोगे, हिसाब किताब कर लोगे तो तुम मैनेजर बन जाओगे, तुम गणितज्ञ बन जाओगे, है ना। और अगर तुम क्या कहते हैं, अगर तुम विज्ञान अच्छे से पढ़ लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, वैज्ञानिक बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन कोई टीचर ये नहीं बताता कि तुम हिंदी पढ़ लोगे तो तुम क्या बन जाओगे। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब देते हैं कि हिंदी अगर बच्चे ढंग से पढ़ लेंगे तो वो क्या क्या बन सकते हैं और हिंदी क्या करती है हमारे लिए। तो गणित अगर पढ़ाया जाए आगे से तो जब हिसाब किताब की बात की जा रही है, जब टीचर सिखाता है तो उसी समय हमें नमक का दरोगा जो हमारा हिंदी भाषा का पाठ है वो पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें ईमानदारी की सीख दी जाती है। इतिहास अगर पढ़ा रहे हैं, मुगल राजपूत अगर युद्ध पढ़ा रहे हैं तो उसी समय कबीर के दोहे पढ़ाने चाहिए जो सामाजिक समरसता का भाव हमें देते हैं, भाईचारे का पाठ हमें पढ़ाते हैं। लेकिन इतिहास में मुगल और राजपूत तो पढ़ लिए, कबीर के दोहे पढ़ाते समय टीचर को ये पता ही नहीं चला कि कबीर के दोहे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है या नमक का दरोगा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार से भूगोल का जब टीचर पढ़ाता है प्राकृतिक संसाधन, उसी समय हमें सुमित्रानंद पंत की कविताएं पढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो प्रकृति से प्रेम करना सिखाती हैं। अगर संसाधन बच्चा सीख लेगा कि ये संसाधन वहाँ मिलता है, ये संसाधन ये है, तो वो उनका किस तरीके से बेस्ट यूज कर सकता है, मानवता की भलाई के लिए वो कैसे प्रयोग कर सकता है, ये उसमें समझ आ जाती है। तो जो भाषाएं होती हैं या हिंदी भाषा है वो इंसान के व्यक्तित्व का निखार करती है, उसको बनाती है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से विज्ञान में जब एटम पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि उसमें से एक एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी समय हमें गीता का ज्ञान देना चाहिए बच्चों को श्लोकों के माध्यम से, क्योंकि उनमें भी एक एनर्जी निकलती है और जब ये दोनों एनर्जी मिल जाती हैं तो मिरेकल क्रिएट्स होते हैं। लेकिन हमने एटम की एनर्जी तो पढ़ा दी और गीता का ज्ञान, उसकी एनर्जी नहीं पढ़ाई, तो आज हमने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है और ये सिचुएशन भारत में भी हो सकती है। तो हमें बच्चों को बताना है कि जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, न कि दूसरी जो नस्ल हैं उनको नष्ट करने का या इस संसार को नष्ट करने का हमें प्रयास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मानवता की भलाई के लिए उस एनर्जी का प्रयोग हमें करना चाहिए।
तो हिंदी भाषा क्या करती है, ये मूलभूत मानवीय गुणों का विकास करती है। हिंदी हमें संस्कारी बनाती है। करियर की संभावनाओं से बच्चों ये बहुत ऊपर है। लेकिन उसके साथ साथ अगर नौकरी की बात करें तो नौकरी में भी अपार संभावनाएं हैं। अगर कोई बच्चा हिंदी ढंग से पढ़ लेगा तो हमें बताना है उसको कि भाई तू J.K. रोलिंग बन सकता है, प्रेमचंद बन सकता है, महादेवी वर्मा भी बन सकता है, अगर लेखक के रूप में तुम्हें करियर बनाना है तो। इसी प्रकार से अगर तुम्हें टीवी चैनल में एंकर बनना है जिसकी सैलरी 25 लाख रुपए से 12 करोड़ रुपए महीना होती है, तुम इस तरीके से भी बन सकते हो। रवीश कुमार, सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा, इन सब की तरह भी तुम हिंदी समाचार चैनल के ऊपर वहाँ से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा रेडियो जॉकी बन सकते हो, IAS IPS बन सकते हो, सेक्शन अफसर बन सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो, क्लर्क बन सकते हो, सिपाही बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो। ऐसी कौन सी नौकरी है जो तुम हिंदी पढ़ करके नहीं पा सकते, अर्थात सब कुछ पा सकते हो। बस तुम्हें विश्वास करना है अपने आप पे, अपनी भाषा पे। जिस प्रकार हम अपनी माँ पे विश्वास करते हैं इसी प्रकार से हमें अपनी भाषा पे विश्वास करना होगा। तो व्यापार के क्षेत्र में भी कोई दिक्कत नहीं है। भारत में मुझे इंडिया में व्यापार करना है तो क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, विदेश में अगर मुझे व्यापार करना है तो मुझे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे अपने ही देश में करना है तो भाषा संबंधी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार मुझे खेती करनी है तो मुझे इंग्लिश पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अर्थात मेरा हिंदी में काम चल जाएगा। तो एक हौवा बना रखा है हमने कि इंग्लिश पढ़ लेंगे तो बहुत बड़े बन जाएंगे, हिंदी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं बनेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी पढ़ के हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, हम उसमें नौकरी पा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और सोशल मीडिया की दुनिया में हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। तो हिंदी की वर्तमान स्थिति बहुत ही अच्छी है और ये धीरे धीरे अपने आगे बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में हिंदी के ऊपर कोई भी संकट नहीं है। हमें पूरी धमक के साथ पढ़ाई करनी है, अपनी भाषा पे विश्वास रखना है और धैर्य रखना है, सभी भाषाओं का सम्मान करना है। हिंदी भाषा का भविष्य बहुत उज्जवल है और जब इसका होगा तो हमारा भी भविष्य बहुत ही उज्जवल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों आज की ये टॉपिक अभी इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।